बच्चों, वेलकम बैक। चलो अपना 11th स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री के लिए टॉपिक शुरू है। और उस टॉपिक में इसके पहले का जो लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ था उसमें बहुत सारे जो एक्चुअल हमने एटॉमिक मॉडल बताए थे। और इसके पहले का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने जो बोस एटॉमिक मॉडल था उस बोस एटॉमिक मॉडल के बारे में उसके कुछ जो पोस्टुलेट्स थे वो पोस्टुलेट्स और कुछ साइलेंट फीचर्स हमने वहां पे एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, अभी उसके बाद जो रिजल्ट्स उसने फॉर्मेशन किए वो भी हमने इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज का जो आर्टिकल रहेगा उस आज के आर्टिकल में हमें जो बोस एटॉमिक मॉडल हमने पिछले लेक्चर में बताया था उसके कुछ लिमिटेशन है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जो कुछ बातें वहां पे एक्सप्लेन कर नहीं पाया है वो हमें बताने हैं। ठीक है, सो आज का जो आर्टिकल हमारा रहेगा वो रहेगा लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या तो फिर उसको हम ड्रॉबैक्स कहेंगे। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जनरली हमने इसके पहले भी बताया था जो लाइन स्पेक्ट्रम है, एक्चुअली जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो पूरे हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड था। उसको नाम ही था बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बेस पे ये पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो बोस नाम का जो साइंटिस्ट थे उसने जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने वो डेवलप किया था, जो बताया था वो सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बताया था। तो इस थ्योरी का सबसे पहला लिमिटेशन ही है कि जनरली जो बोस एटॉमिक मॉडल है विच इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, या तो फिर हाइड्रोजन एटम जैसे जो स्पीसीज है, हाइड्रोजन एटम जैसे जो स्पेसिस है, लाइक एज अगर हम देखते हैं तो हेलियम था, हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बनेगा He+, मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा 1। सिमिलरली लिथियम के बारे में देखते हैं, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब वो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन में से अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 2+ चार्ज आएगा, प्लस प्लस या 2+ हम लिख सकते हैं। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के बारे में अगर हम देखेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, मतलब उसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो क्या बनेगा 3+ है कि नहीं, बेरिलियम 3+, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन के पास हमें पता है ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये जो स्पीसीज है ये कैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पीसीज लाइक एज द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो जनरली जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होता है उसके ही स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाता है, मतलब अदर देन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, या इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अलावा बाकी के जो एटम्स रहेंगे उनके लिए ये बोर्स एटॉमिक मॉडल अनेबल है। सो इसलिए हमने पहला ही पॉइंट, पहला ही ड्रॉबैक्स बता दिया है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू ओनली एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, लाइक एज कौन कौन से जो मैंने बताया He+, Li2+, बेरिलियम 3+, एक्सेट्रा और सो ऑन। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मतलब फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, मतलब अदर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये थ्योरी वहां पे स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने के लिए अनेबल है, वो एक्सप्लेन कर पाती नहीं है। सो फर्स्ट लिमिटेशन, ठीक है, या हम इस वर्ड से भी बोल सकते हैं कि दिस एटॉमिक मॉडल आर नॉट एक्सप्लेन, या तो फिर इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम अदर देन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, या तो ऑलरेडी इस वर्ड में हमने लिख दिया है। उसके बाद हमें पता है जनरली अगर हम किसी गैस को हीट कर दे या जब उसमें से लाइट पास करते हैं तो जनरली वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के अलावा जो भी गैस हुआ जो होता है वो एटॉमिक फॉर्म में आता है और वो एक्साइट होता है। तो उसमें से क्या होता है जो हमने बताया था एक्चुअल स्पेक्ट्रम लाइन में वहां पे स्प्लिट अप होता है। तो उसको हमने क्या कहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन बारे के हाइड्रोजन एटम के बारे में एटॉमिक स्पेक्ट्रम इस बोर्स थ्योरी ने तो एक्चुअल बता दिया है। लेकिन अगर हम और प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें और जो छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनें होती है उसको हम हाइपरलाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि नहीं। तो ये हाइपरलाइन स्पेक्ट्रम के बारे में इस थ्योरी ने किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। सो सेकेंड नंबर का जो लिमिटेशन है, जो बोस एटॉमिक मॉडल या जो बोस थ्योरी है
which cannot explain hyperline spectrum, या तो फिर it could not explain, या this model are failed to explain that hyperline spectrum. ठीक है, हाइपरलाइन जो स्पेक्ट्रम होता है वो हाइपरलाइन स्पेक्ट्रम ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई नहीं है. सो दिस इज द अनदर वन लिमिटेशन फॉर द बोर्स थ्योरी या बोर्स एटॉमिक मॉडल. सिमिलरली अगर हम किसी जगह इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होगा, किसी सब्सटेंस का वहां पे जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप होती है उसका क्या होता है, स्प्लिट अप होने लगता है. ठीक है, उसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण भी क्या हो सकता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन से उन स्पेक्ट्रल लाइन का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, छोटे छोटे पार्ट में वो क्या होते हैं, स्प्लिट अप होते हैं. तो उस टाइप का जो स्प्लिटिंग रहेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के उस स्प्लिटिंग को ही हम क्या कहते हैं, ज़ीमन इफेक्ट. और वही अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट. तो ज़ीमन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है, हमें सिलेबस में ज्यादा डिटेल उसमें जाना नहीं है, सिर्फ हमें इतना बताना है कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो बोर्स एटॉमिक मॉडल ज़ीमन इफेक्ट एंड आल्सो स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए अनेबल है, वो कर पाया नहीं, मतलब वो उसके लिए फेल हो चुका है. सो उसको हमने कहा बोर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. जो स्पेक्ट्रल लाइन है उस स्पेक्ट्रल लाइंस का वापस स्प्लिटिंग जो होता है वो और छोटे छोटे लाइन में जो स्प्लिटिंग होता है उनका इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट आर कॉल्ड एज द ज़ीमन इफेक्ट और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज द स्टार्क इफेक्ट. तो इसकी ये जो इफेक्ट है, मतलब ये जो स्प्लिटिंग है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे होगा इसके बारे में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी देती नहीं है. सो दिस थ्योरी आर आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन in presence of magnetic field, that means the Zeeman effect, or also in presence of electric field, that is called as a Stark effect. ठीक है, और उसी के साथ और एक लिमिटेशन इस थ्योरी का, जनरली हमें पता है कोई भी दो एटम्स, दो या उससे ज्यादा एटम्स बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, जब उनमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कुछ कंडीशंस वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल बॉन्डिंग नाम के टॉपिक में हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं. तो जनरली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करके दो या उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल्स. ये अभी तो हमें पता है, लेकिन बोहर्स को उस टाइम जब दो या उससे ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह की जो एबिलिटी उसमें होती है वो कैसे होगी, इस तरह का भी कोई भी एक्सप्लेनेशन ये दे पाया नहीं था. मतलब ये बोहर्स जो थ्योरी थी वो वहां पे फेल हो चुकी थी. सो अगला जो लिमिटेशन वहां पे बताया, बोहर्स थ्योरी आर फेल्स टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड. मतलब जो भी एटम्स रहते हैं वो एटम्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करके वहां पे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, तो उनकी ये एबिलिटी किस तरह से रहेगी, कैसे रहेगी, कैसे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करेगा, इस तरह का एक्सप्लेनेशन बोहर्स थ्योरी दे पाती नहीं है. सो दीज आर द सम लिमिटेशन अबाउट द बोहर्स थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, और एक बार मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमने बताया कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स थ्योरी है वो सिर्फ ऐसे ही जो स्पीसीज है लाइक एज हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन के लिए बताया और हाइड्रोजन के साथ साथ हम बता रहे हैं कि जनरली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है. मतलब ये थ्योरी अदर देन हाइड्रोजन एटम या अदर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है या उनके लिए वो अनेबल रहेगी. सो फर्स्ट लिमिटेशन, बोहर्स मॉडल इज applicable to explain the spectrum of only hydrogen and hydrogen like species, मतलब single electron species. like as एक कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं. ठीक है, या तो आप सिंपल वर्ड में इस तरह बोल सकते हो कि this theory is unable to explain the atomic spectrum other than the hydrogen atom. ठीक है, उसी तरह दूसरा लिमिटेशन, Bohr's theory are also fail to explain the hyperline spectrum of elements. जो एलिमेंट का स्पेक्ट्रम के अलावा उनके और फाइन लाइन में जो डिवाइडेशन होता है, मतलब जो हाइपरलाइन स्पेक्ट्रम है, उसके बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन देती नहीं है.
थर्ड नंबर का लिमिटेशन मैंने बताया कि जनरली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज द स्टार्क इफेक्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्प्लिटिंग होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस का, तो उस प्रकार का इफेक्ट ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई नहीं है. सो दिस थ्योरी आर आल्सो could not explain the splitting of atomic spectral line in presence of magnetic field, उसी को हम कहते हैं Zeeman effect, and in presence of electric field उसको हम कहते हैं Stark effect. So not explained. And last one, Bohr's theories also fail to explain the ability of atoms. जो atoms होते हैं उनकी जो ability है, क्या ability है, which are combined to form the molecule by the chemical bond. chemical bond formation करके atoms क्या करते हैं, molecules form करते हैं. तो उनकी जो ability है molecule form करने की, ये भी ये Bohr's theory explain करती नहीं, मतलब वो भी explain करने के लिए fail हो चुकी है. So these are the some limitation about the Bohr's model. ठीक है, तो ये Bohr's model की जो limitation है, और दो जो वहां पे डेवलपमेंट हुए आगे केमिस्ट्री के अगर हम देखेंगे तो वो रहेगा वहां पे डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है वेवलेंथ के बारे में, और दूसरा वाला वहां पे हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो हम आगे देखेंगे, तब तक आप ये नोट कर लो. चलो बच्चों, तो एक्चुअल में जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, उस बोर्स एटॉमिक मॉडल के हमने पहले देखा अभी उसके कुछ लिमिटेशन या उसके कुछ ड्रॉबैक्स. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है या लिमिटेशन है वो फेल होने की वजह दो है, दो इंपॉर्टेंट फेलर है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिसके कारण वहां पे जो बोर्स ने एटॉमिक मॉडल या बोर्स ने जो थ्योरी वहां पे डेवलप की थी वो फेल हो चुकी थी. उसके लिए एक रीजन था, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, मैटर जो भी मैटर होता है एक्चुअली वो क्या करता है, जो भी मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग में मटेरियल रहेगा, पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल से बना होगा वो एक्चुअल पार्टिकल एज वेल एज मैटर का नेचर रिप्रेजेंट करता है, मतलब ड्यूअल नेचर बिहेवियर करता है, ड्यूअल नेचर या ड्यूअल बिहेवियर वो मैटर शो करता है. एक रीजन है, और दूसरा वाला है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हेंसबर्ग ने बताया था. तो ये दो रीजन के कारण, इस दो डेवलपमेंट के कारण एक्चुअल जो बोर्स मॉडल था वो फेल हो चुका था. तो इसलिए हम सबसे पहला उसमें जो डेवलपमेंट है जिसके कारण वहां पे बोर्स एटॉमिक मॉडल वहां पे क्या हुआ था, फेल हुआ था. ठीक है, वो देखेंगे. तो उसमें सबसे पहला दिया है डी ब्रॉगली प्रपोजल फॉर द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर. हमने इसके पहले तो बताया था, इसके पहले जो थ्योरी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जनरली सबसे पहले लाइट के बारे में अगर हम देखते हैं, लाइट या अदर टाइप के रेडिएशन, तो लाइट के बारे में सबसे पहले एक थ्योरी वहां पे डेवलप की थी न्यूटन्स ने. उस न्यूटन के थ्योरीज के अनुसार जनरली लाइट कंसिस्ट होता है छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से. उन्होंने उनको नाम दिया था कार्पुस्कुलर और कार्पुस्कुलर थ्योरी फॉर द लाइट. ठीक है, उसके बाद हमने एक्चुअल मैक्स प्लैंक क्वांटम की थ्योरी बताई. उन्होंने भी बताया कि जनरली जो लाइट है या जो भी रेडिएशन है वो रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली कर दे छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, और उस पैकेट को एनर्जी बंडल को हमने फोटॉन्स कहा था, मतलब वो छोटे छोटे फोटॉन से बनते हैं. उसी तरह जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने भी बताया था कि जनरली जो रेडिएशंस होते हैं वेव के फॉर्म में वो ट्रैवल होते हैं. ठीक है, तो उसी तरह जनरली अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो जो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जनरली उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, पार्टिकल्स एज वेल एज वेव, दोनों का नेचर वहां पे वो रिप्रेजेंट कर पाता है, वो रिप्रेजेंट करता है. और उसके बाद धीरे धीरे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसा कोई भी जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, मतलब वो मूविंग पार्टिकल्स अगर होता है तो मूविंग के साथ वो जनरली पार्टिकल्स और पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर, मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने तो बता दिया कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जनरली जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, फिक्स सर्कुलर पाथ है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व होता है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सो वहां पे क्या रिगार्ड किया था बोर्स थ्योरी ने कि इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन जो रिगार्डेड एज अ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, उस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, एंड विच आर मूविंग इन अ
फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ये अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद जो बोस मॉडल था, उसके बोस एटॉमिक मॉडल के बाद जो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने 1924 में ये बताया कि जनरली इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स एज वेल एज वहां पे क्या करता है, वेव का नेचर रिप्रेजेंट करता है। मतलब और उसके बाद ऐसा समझा गया कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि ऑल टाइप के जो मटेरियल है जो पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है नहीं, पार्टिकल से तो जो मैटर बना हुआ है वो मैटर जनरली क्या करता है, शुड एग्जिबिट द ड्यूअल नेचर, ड्यूअल बिहेवियर लाइक एज अ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया था, इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, मोमेंटम है, मतलब उसको वेलोसिटी ऑफ मूव होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा कहा गया था। सो इलेक्ट्रॉन शुड हैव द मोमेंटम, मतलब p, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को अगर मोमेंटम है मतलब वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, पार्टिकल्स की। एज वेल एज अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एक वेवलेंथ है, मतलब वो वेवलेंथ अगर वो उसको है तो वेवलेंथ होने के कारण एक्चुअली वो इसकी प्रॉपर्टी है वेव की। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक मोमेंटम है तो मोमेंटम है मतलब वो क्या करता है, पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कुछ तो भी वेवलेंथ है, मतलब वो वेवलेंथ प्रॉपर्टी वेव की। इस तरह से अगर हम समझते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करता है, पार्टिकल्स और एज वेल एज वहां पे वेव दोनों का नेचर रिप्रेजेंट करता है, दोनों का बिहेवियर वहां पे शो करता है। इसका मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन आर शो द बोथ पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर, मतलब शो द ड्यूअल बिहेवियर या ड्यूअल नेचर। सो 1924 में इसने जो प्रपोज किया था, जो थ्योरी वहां पे प्रपोज की थी 1924 में इस डी ब्रॉगली ने, तो उन्होंने वेवलेंथ मतलब लैम्डा एंड मोमेंटम मतलब p किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए एक रिलेशन दिया था, जो रिलेशन इस तरह से, क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, और उसको mv मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लैम्डा मतलब वेवलेंथ रहेगा, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, है कि नहीं। उसके बाद m मतलब मैंने अभी बताया मास ऑफ पार्टिकल, v मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, लेकिन m into v मतलब मास into वेलोसिटी क्या रहता है, मोमेंटम, जो मोमेंटम हम क्या करते हैं, p से रिप्रेजेंट करते हैं। सो he gave the relation between the lambda मतलब wavelength and p मतलब the momentum of that material particles। ठीक है, तो ये जो उन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी, जो भी प्रपोज हाइपोथेसिस उन्होंने बताया था, उसके बेस के कारण जनरली जो बोस थ्योरी था, बोस एटॉमिक मॉडल था, वो फेल होने के लिए पहला रिस्पांस था, पहले एक रिस्पांसिबल कंडीशन थी। ठीक है, उसी के साथ अभी एक दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हेंसबर्ग ने बताया था। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, अभी हम बाद में देखने वाले हेंसबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो बच्चों, तो बोस एटॉमिक मॉडल, बोस थ्योरी जो फेल्स हुई है, वो फेल होने की जो रीजन थे उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन हमने इसके पहले बताया, जो रीजन था उसके लिए वो था डी ब्रॉगली ने जो मैटर का या इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूअल बिहेवियर बताया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम बोस थ्योरी के बारे में देखते हैं तो बोस थ्योरी के अनुसार जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अराउंड द न्यूक्लियस वहां पे रिवॉल्व होता है, और उन्होंने बताया था कि एक्चुअली वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो उन्होंने सिर्फ ये रिगार्ड किया था कि जनरली इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एज अ एक पार्टिकल नेचर का है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन तो वहां पे पार्टिकल्स है, और पार्टिकल के नेचर के साथ साथ वहां पे वो वेव का भी नेचर शो करता है, क्योंकि उसको कुछ अमाउंट में एक वेवलेंथ होती है। और उसके बाद जनरली जो डिफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुई, और जो डी ब्रॉगली ने जो बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जनरली जो भी मैटर है, जो मटेरियल से बने होते हैं, जिनको कुछ मास है, जिनको कुछ वेलोसिटी मतलब वो मूविंग फॉर्म में होते हैं, वो जनरली पार्टिकल्स, और पार्टिकल के साथ साथ जनरली वेव, दोनों का नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी मटेरियल पार्टिकल्स है जिनको वहाँ पे वेलोसिटी और उनको कुछ तो भी मास है,
तो जनरली ड्यूअल नेचर वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। उसी के साथ और एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी बोर्स मॉडल बोर्स थ्योरी वहाँ पे फेल्स होने के लिए, वो था हेल्सबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी 1927 में जो वर्नर हेल्सबर्ग थे उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया जो रिलेट करता है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली, इट इज impossible to determine the simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस वहां पे रिवॉल्व होता है, तो एक ही टाइम एक साथ अगर हम उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उस इलेक्ट्रॉन का अगर हम मोमेंटम अगर देखते हैं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं। एग्जैक्ट उसकी मोमेंटम और एग्जैक्ट उसकी पोजीशन एक साथ साइमल्टेनियसली हमें फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं, डायरेक्टली वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ऐसा एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली एक के बाद एक अगर हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट उनकी पोजीशन और एग्जैक्ट उन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना वहां पे पॉसिबल नहीं। सो एक सिंपल स्टेटमेंट, it is impossible to determine simultaneously क्या to the exact position and also exact momentum of an electrons, ठीक है। सपोज उसके लिए एक एग्जांपल, मैं आपको ये ऑर्डिनरी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके रिलेटेड नहीं है लेकिन आप कुछ समझे इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। सपोज अपने पास एक टू व्हीलर है, ठीक है, एक बंदा एक आदमी जिसके पास टू व्हीलर है और फोर व्हीलर है, अरे उसको तो बाहर निकलना है, तो दोनों जो गाड़ी है वो दोनों एक साथ कभी भी चला नहीं पाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली हम कंसीडर करते हैं अगर उसको टू व्हीलर निकालनी है और फोर व्हीलर निकालनी है तो दोनों एक साथ लेके जाएगा क्या, मतलब उसको टू व्हीलर और फोर व्हीलर एक साथ लेके जाना पॉसिबल नहीं। उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम और उसका एग्जैक्ट पोजीशन अगर हमें फाइंड आउट करना है एक साथ साइमल्टेनियसली तो वहां पे वो इम्पॉसिबल है। और उसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हेल्सबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने वहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में वहां पे रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया है, dx इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एक तो ग्रेटर रहेगा या तो फिर इक्वल रहेगा, और किसके इक्वल रहेगा, h अपॉन 4 ठीक है। अभी h आपको पता है, h मतलब द प्लैंक कांस्टेंट मैंने अभी बताया था, या तो फिर दूसरा रिलेशन हम बता सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा mvx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 ठीक है, या तो फिर dx इंटू डेल्टा vx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 फिर डेल्टा x मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन की वो अनसर्टेनिटी है। सिमिलरली अगर हम डेल्टा px के बारे में देखते हैं, डेल्टा px, p मतलब क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या रहता है, m इंटू v, मतलब px या m vx, इसका मतलब होता है उस इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन मोमेंट, या तो फिर vx मतलब उसकी वेलोसिटी, है कि नहीं। तो ये वहां पे उन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को इन मैथमेटिकल फॉर्म उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो उसका जो एग्जैक्ट मोमेंटम है, या तो फिर उसका एग्जैक्ट पोजीशन है, या वो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी है, वो साइमल्टेनियसली एक साथ हमें डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं, ठीक है। एक ही टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक तो पोजीशन या तो फिर उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले की जो बोहर्स मॉडल था, उस बोहर्स मॉडल के बारे में अगर हम देखते हैं तो जनरली हमने रेडियस का वहाँ पे बताया था, कुछ रिजल्ट्स हमने बताए थे। आप अगर देखते हो पहला लेक्चर तो आपको समझ में आएगा कि इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार हम जनरली किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब उसके एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ साथ हम
जनरली इलेक्ट्रॉन का तो मास हमें पता है, और वेलोसिटी भी हमने एक लास्ट रिजल्ट बताया था 5th नंबर का कि बाय यूजिंग द बोर्स एटॉमिक मॉडल वी कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, अगर मास हमें पता है मतलब v हम फाइंड आउट करेंगे, और m मतलब उसका मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे। तो उस थ्योरी के अनुसार, बोर्स थ्योरी के अनुसार उसका रेडियस मतलब उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बता रहा है कि ये पूरा पॉसिबल ही नहीं, मतलब ये जो कंसेप्ट है वो बाद में सक्सेस हुए, और ये इसका जो रिजल्ट है एक्चुअल ये बराबर हुआ है, प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ है। इसके कारण ये जो बताया था उन्हें बोर्स थ्योरी का पार्ट, तो थ्योरी बाद में कुछ फेलर ठहरी हुई, ठीक है। तो हिल्सबर्ग का जो कहना था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और एक बार बता रहा हूँ स्टेटमेंट क्या बताएंगे हम, कि जो हिल्सबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब ये आपको ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही टाइम पे। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली क्या, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और उसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म। वहाँ पे dx का मतलब है अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, और डेल्टा px या तो फिर डेल्टा mvx का मतलब है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। डेल्टा vx का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी से हम जनरली तो क्या कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, बोर्स एटॉमिक मॉडल के सबसे पहले हमने इस लेक्चर में एक्चुअल कुछ लिमिटेशन मतलब कुछ ड्रॉबैक्स बताए। ड्रॉबैक्स होने की जो मेन दो रीजंस थे, जिस दो रीजन से या जिस दो डेवलपमेंट के कारण एक्चुअल में जो बोर्स मॉडल था वो फेल हुआ है, वो दो रीजंस या दो डेवलपमेंट, जिसमें से पहला वाला हमने बताया था वहाँ पे इसके पहले का डी ब्रॉगली का मैटर का ड्यूअल बिहेवियर, और दूसरा वाला हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसी के साथ ये आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। आगे का जो आर्टिकल अभी रहेगा एक्चुअल क्वांटम फिजिक्स अभी, और जो एक थ्योरी वहाँ पे डेवलप हुई है कि नहीं, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। एक्चुअल में उसमें चार अलग अलग क्वांटम नंबर हमें देखने, तो अगला जो पार्ट रहेगा वो हम इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, ठीक है।